प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की मेज़बानी की थी। इसके बाद अब सितंबर में G20 सम्मेलन का आयोजन होना है। इस आयोजन के बाद से ही चीन का मिजाज बिगड़ा हुआ है। विदेश नीति की जानकारी की माने तो चीन को लगता है कि भारत ने एससीओ की ऑनलाइन मेज़बानी करके गलत किया है। वहीं यह बात भी सच है कि चीन को इस बात से भी खासी परेशानी है कि पीएम मोदी ग्लोबल साउथ तक पहुंच बनाने के लिए जरूरी विकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्लोबल साउथ को लेकर उनकी सोच चीन को परेशान करने वाली है। ऐसे में फिलहाल भारत और चीन के बीच रिश्ते ठीक होते नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले महीने चीन में एक आयोजन हुआ था जिसमें दुनिया भर से कूटनीति के जानकार पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में ही भारत और चीन के मसले पर भी बंद कमरे में बातचीत हुई। इस दौरान कुछ रिटायर्ड और पद पर रहने वाले कई चीनी अधिकारी भी चर्चा के लिए मौजूद थे। इसमें मौजूद भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के अमेरिका के साथ संबंधों और ग्लोबल साउथ तक उसकी पहुंच को लेकर चीन की कुछ संभावित चिंताएं हैं। चीन में इस बात को लेकर चिंता थी कि क्या भारत चीन को ग्लोबल साउथ से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। वहीं इसलिए ऐसा सोच रहा है क्योंकि पीएम मोदी ने तैयारियों के तहत ग्लोबल साउथ की बैठक बुलाने की पहल की थी। जानकारों की माने तो ऐसा लगता है कि G20 शिखर सम्मेलन ने चीन को हैरान कर दिया है। चीनी को इस बात से भी तकलीफ है कि भारत ने एससीओ की ऑनलाइन मेजबानी करके उसके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी भी की है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ महीने में 2 बार भारत यात्रा का प्रस्ताव ठुकराया है। ये बात भी स्पष्ट है कि चीन सीमा पर 2020 से पहले की स्थिति में वापस जाने की इच्छा नहीं रखता है। ऐसे में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की तैनाती संभवतः जारी रहेगी। लेकिन वही यह बात भी सच है कि चीन गलवान झड़प को एक दुर्घटना मानता है। चीनी अधिकारी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सीमा मुद्दे को रिश्तों का एक बिंदु देखना चाहिए, न कि इस पूरे संबंधों को परिभाषित किया जाना चाहिए। भारत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत का मानना है कि सीमा पर स्थिति असामान्य है और इससे द्विपक्षीय संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। चीन कहता है कि सीमा पर स्थिति स्थिर है और भारत से इनकार करता है। भारतीय पक्ष स्वीकार करता है कि टकराव के कुछ क्षेत्रों को सुलझाने में प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में टकराव बरकरार है। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में हिंसक झड़प के बाद ये मामला जटिल हो गया है। चीन इस हिंसा से पहले की स्थिति पर लौटने के लिए तैयार नहीं है। आइए हम अमेरिका की बात कर लें। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि चीन से लगी भारत की सीमा पर इसकी अभियानगत जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक दूरी तक मार्च क्षमता वाली तोपों पर मिलकर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सैन्य वाहनों के सह उत्पादन के प्रस्तावों पर वह अमेरिका नई दिल्ली के साथ काम कर रहा है। भारत और चीन के 50-50 हज़ार सैनिक पूर्वी लद्दाख में कुछ टकराव वाले स्थानों पर 3 साल से अधिक समय से तैनात है। हिंद प्रशांत सुरक्षा मामलों के सहायक रक्षा मंत्री एली रेटनर ने कहा है कि यह राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन द्वारा उठाए गए उन अभूतपूर्व कदमों का हिस्सा है जो अमेरिका के सहयोगी देशों और साझेदारों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने चीन पर अमेरिकी संसद में होने वाली चर्चा से पहले अपनी टिप्पणी में यह कहा। यह चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब मानवाधिकारों, प्रौद्योगिकी तक पहुंच, दक्षिणी चीन और पूर्वी चीन सागरों पर क्षेत्रीय संप्रभुता के दावों और स्वशासित ताइवान के खिलाफ धमकियों को लेकर विवाद के मद्देनजर अमेरिका और चीन के बीच संबंध प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पेंटागन हमला रोधी क्षमता हासिल करने में जापान की सहायता कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के हथियार और विस्फोटक आयुध उत्पादन की क्षमता बढ़ाने में सहयोग करने के साथ ही बड़े रक्षा प्लेटफॉर्म के सह विकास एवं सह उत्पादन पर भारत के साथ एक नई प्रौद्योगिकी पहल कर रहा है। साथ ही चीन के बल प्रयोग और उत्पीड़न से निपटने की क्षमता हासिल करने में दक्षिण एशियाई देशों की भी मदद कर रहा है। रेटनर ने कहा कि हम अधिक दूरी तक मार करने वाली तोपों के सह उत्पादन के प्रस्ताव पर भारतीय समकों के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा चीन से लगी भारत की सीमा पर इसकी अभियानगत जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से पैदल सैनिकों के लिए वाहनों के सह उत्पादन के प्रस्ताव पर भी काम कर रहे हैं। भारत ने अमेरिका से M77 तोप खरीदा है जो काफ़ी हल्की है और इसे चीन की सीमा पर तैनात किया गया है। आइए हम पाकिस्तान के बारे में बात करें। पाकिस्तानी सेना तालिबान के जरिए तहरीक-ए-तालिबान यानी TTP आतंक पर लगाम कसने की सारी कोशिशें फेल होती दिख रही है। एक तरह जहां तालिबान को मनाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने विशेष दूत काबुल भेजा है, वहीं TTP आतंकियों ने आज एक पुलिस चौकी पर भीषण हमला करके उसे तबाह कर दिया। पाकिस्तानी दूत आसिफ दुर्रानी ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। तालिबान ने फिर से वही अपना रटा रटाया बयान दोहराया कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने देगा। तालिबान के इस वादे के ठीक बाद ही TTP आतंकियों ने आत्मघाती हमला करके पुलिस चौकी को उड़ा दिया। इससे पहले TTP के भीषण हमलों से घबराई पाकिस्तान की सरकार ने अपने विशेष दूत काबुल भेजा था। तालिबानी विदेश मंत्री ने कहा है कि उनका समूह हमेशा क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए काम करेगा।
इससे पहले टीटीपी के हमलों से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने धमकी दी थी कि इस तरह के हमले असहनीय हैं। टीटीपी ने बलूचिस्तान में भीषण हमला करके 12 सैनिकों को मार दिया था। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि दुर्रानी पाकिस्तान की ओर से तालिबान के लिए साफ संदेश लेकर गए हैं। साथ ही पाकिस्तानी दूत की चेतावनी देंगे कि उनके देश का धैर्य अब जवाब दे रहा है। इस बीच अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बाल्की ने कहा है कि तालिबानी विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी दूत से कहा कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते और ज़्यादा बढ़ेंगे। दुर्रानी ने तालिबान को खुश करने के लिए कहा कि पाकिस्तान द्विपक्षीय राजनीतिक, आर्थिक और अन्य तंत्र विकसित करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि वो जल्दी तोरखम जलालाबाद रोड को जल्दी पूरा करेंगे। इसके अलावा अफगान लोगों को वीज़ा जारी किया जाएगा। बता दें कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच हाल के महीनों में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। दोनों के बीच टीटीपी के अलावा सीमा विवाद भी तनाव की एक प्रमुख वजह है। पाकिस्तान की सरकार ने आरोप लगाया है कि तालिबान दोहा समझौते का उल्लंघन कर रही है। इस पर तालिबान ने कहा कि उसने दोहा समझौता अमेरिका के साथ किया है, न कि पाकिस्तान के साथ। आइए एक और खबर जो पाकिस्तानी पासपोर्ट को लेकर आ रही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स साल 2023 में जहां पाकिस्तान को दुनिया के चौथे सबसे कमज़ोर पासपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है, वहीं भारतीय पासपोर्ट का रुतबा बढ़ गया है। अब भारतीय लोग बिना वीज़ा के दुनिया के 57 देशों में जा सकते हैं, यानी इन सभी 57 देशों में भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगी। हेनले एंड पार्टनर्स इंडेक्स के अनुसार 227 देशों में से पाकिस्तान 100वें स्थान पर है, जो कि उन गंतव्यों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है जहाँ पाकिस्तानी निवासी बिना वीज़ा के यात्रा कर सकेंगे। रिपोर्ट में जापान पहले स्थान से खिसककर तीसरे स्थान पर पहुँच गया है। दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट का दर्जा सिंगापुर को दिया गया है। भारत की यदि बात करें तो 5 अंक के सुधार के साथ वो 80वें स्थान पर पहुंच गया है। बता दें कि सिंगापुर के लोग बिना वीज़ा के दुनिया के 152 देशों में एंट्री पा सकेंगे। वहीं रैंकिंग में यदि सबसे कमज़ोर पासपोर्ट की बात करें तो अफगानिस्तान का नाम सबसे ऊपर है। इसके बाद इराक और सीरिया का नंबर आता है। पाकिस्तान को देखा जाए तो दुनिया का चौथा देश है जिसका पासपोर्ट बेहद कमज़ोर है। पाकिस्तानी पासपोर्ट से कुल 33 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री मिल सकती है। हेनले एंड पार्टनर्स इंडेक्स के अनुसार 227 देशों में से पाकिस्तान 100वें स्थान पर है, जो कि उन गंतव्यों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया है जहाँ पाकिस्तानी निवासी बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। इस साल की शुरुआत में 220 मिलियन से अधिक की आबादी वाले पाकिस्तान को लंदन स्थित सलाहकार फर्म द्वारा सबसे कम रैंक वाले पासपोर्ट वाले 5 देशों में सूचीबद्ध किया गया था। पाकिस्तान की जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी तक पाकिस्तानियों को ऑन अराइवल वीज़ा सुविधा के साथ 35 देशों तक पहुँच थी, जो अब घटकर 33 रह गई है। एक समय में इंडेक्स की रैंकिंग में सबसे आगे रहने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका की रैंकिंग में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि ब्रिटेन ने सुधार दिखाया है, चौथे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि 183 वीज़ा मुक्त गंतव्यों तक पहुंच के साथ अमेरिकी रैंकिंग गिरकर 8वें स्थान पर आ गई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन डेटा के आधार पर 199 पासपोर्टों को रैंक करता है। वीज़ा नीतियों में बदलाव को प्रतिबंधित करने के लिए नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में यात्रियों के लिए वीज़ा मुक्त गंतव्यों की औसत संख्या 2006 में 58 से लगभग दुगनी होकर 109 हो गई है। आइए अब हम भारत के लिए खुशखबरी की बात कर लें। दुनिया भर की कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेट रही हैं और अन्य विकल्पों पर विचार कर रही हैं। अमेरिका की एक प्रमुख सोलर कंपनी भी भारत की ओर रुख कर रही है। सोलर पैनल निर्माण में चीन का दबदबा माना जाता है, लेकिन अमेरिका के फर्स्ट सोलर ने विनिर्माण के लिए चीन के बजाय भारत को चुना है। अमेरिका का यह फैसला चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिकी कंपनी भारत में सोलर पैनल के उत्पादन पर अरबों डॉलर का निवेश करेगी। इसके लिए कंपनी को चीन से सामान भी नहीं मिलेगा। मंगलवार को भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी बैठक के लिए दिल्ली में अमेरिकी ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रैनहोम ने जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि टेस्ला भारत में निवेश पर विचार कर रही है। ग्रैनहोम ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत के पास एक बड़ा बाजार के साथ भारी मांग है। हम उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। यह संयोजन दोनों को अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। उन्होंने इंटरव्यू में अक्षय क्षेत्र में यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन से फंडिंग के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि फंडिंग के मामले में भारत कमिटेड है और प्राइवेट सेक्टर इसे वास्तविकता में ला रहा है। उदाहरण के लिए अमेरिकी कंपनी फर्स्ट सोलर भारत में सोलर पैनल्स के उत्पादन के लिए अरबों डॉलर का निवेश करेगी। यह चीन से मटेरियल भी नहीं लेगी। वे अमेरिका में भी इसी तरह विस्तार कर रहे हैं। ग्रैनहोम से भारत में टेस्ला की निवेश योजनाओं के बारे में भी पूछा गया। इस पर अमेरिकी ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह इलेक्ट्रिक कार कंपनी भारत सरकार से बातचीत कर रही है। हाल ही में टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। मस्क ने पिछले महीने कहा था कि टेस्ला जल्दी भारत आएगी। तेल एवं गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक के बाद ग्रैनहोम ने कहा कि अमेरिका भारत को स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है। भारत में हरित हाइड्रोजन के लिए एक बड़ी प्रतिबद्धता जताई है। अमेरिका ऊर्जा सचिव ने नवीन एवं नवीकरणीय
ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह से भी मुलाकात की है। ये अब हम स्वीडन के बारे में कुछ बात करें। स्वीडन में कुरान जलाए जाने पर दुनिया भर में भड़का विरोध प्रदर्शन इराक में हिंसक हो गया है। राजधानी बगदाद में प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को स्वीडन के दूतावास को ही जला दिया। बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी दूतावास की दीवार को पार करके घुस गए और दूतावास की इमारत को आग लगा दी। इस बीच स्वीडन ने कहा है कि इस हिंसक घटना में उनके दूतावास के कर्मचारी सुरक्षित हैं। स्वीडन ने इराक सरकार से मांग की है कि वह उनके दूतावास को पूरी सुरक्षा मुहैया कराए। बताया जा रहा है कि गुरुवार को इस प्रदर्शन के लिए चर्चित मौलाना मुक्तदा अल सद्र के समर्थकों ने आह्वान किया था। अल सद्र इराक के सबसे प्रभावशाली मौलानाओं में से एक हैं। बताया जा रहा है कि स्वीडन में कुरान की एक प्रति जलाने से नाराज प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार तड़के बगदाद में स्वीडिश दूतावास पर धावा बोल दिया और परिसर में घुसकर आगजनी की। प्रदर्शन से संबंधित ऑनलाइन वीडियो में प्रदर्शनकारी दूतावास पर प्रभावशाली इराकी शिया मौलवी और राजनेता मुक्तदा अल सद्र की तस्वीरों वाले झंडे और निशान लहराते हुए दिख रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि उस समय परिसर के अंदर कोई कर्मचारी था या नहीं। वीडियो में दर्जनों लोग परिसर में बाढ़ पर चढ़ते हुए दिख रहे हैं और उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तथा वे सामने के दरवाज़ों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक अन्य वीडियो में प्रदर्शनकारी आगजनी करते नजर आ रहे हैं। बाद में अन्य लोगों ने दूतावास के बाहर सुबह की नमाज भी पढ़ी। इराक के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इराक की सरकार ने सक्षम सुरक्षा अधिकारियों को तत्काल जांच करने और घटना की परिस्थिति को उजागर करने तथा इस कृत्य के अपराधियों की पहचान कर उन्हें कानून के अनुसार जवाबदेह ठहराने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय करने का निर्देश दिया है। इराकी पुलिस और सरकारी मीडिया ने तुरंत हमले की बात स्वीकार नहीं की। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक व्यक्ति ने पुलिस सुरक्षा में इजरायली दूतावास के बाहर कुरान और यहूदी पवित्र पुस्तक टोरा की एक प्रति जलाने की योजना बनाई थी। हालांकि व्यापक आक्रोश के बीच उस व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी योजना छोड़ दी थी। इस घटना के बाद इराक में आक्रोश भड़क उठा था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।